हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको भौतिक विज्ञान का चौथा सेट का क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें आपको बता दूं 2024 और 346 एफवी सेट का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आज मैं टोटल आपको 14 नंबर का क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने 3 सेटों के क्वेश्चन नहीं देखे हैं हाल सहित, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। ये बहुविकल्पी के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, देखिए क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से करेंगे, खंड ब से। टोटल ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक नंबर अति लघु वाले। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा। तो वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। मतलब बोला है वाहन जो चरपहिया होती है या दो पहिया होती है, उसमें जो साइड मिरर लगा होता है, ठीक है, साइड वाला शीशा होता है, वह कौन सा दर्पण होता है जिससे पीछे की वस्तुओं को देखते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए इसके और भी उपयोग आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में, ठीक है, मतलब दो पहिया चरपहिया में पीछे की चीज़ें, पश्चदर्शी मीन्स पीछे की चीज़ें देखने के लिए। ठीक है, तो वाहनों में लगा होता है साइड मिरर, और स्ट्रीट गलियों की जो लैंप होती है, लाइट होती है, वहाँ उस पर लगा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण। उसके बाद देखिए अवतल दर्पण का भी उपयोग अभी यहीं से जान लीजिए। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है, डॉक्टर अपने चिकित्सक के रूप में करता है। जैसे आँख में हो गया, नाक हो गया, गला हो गया, इसमें की जो बीमारियां होती है उसको देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। और टेबल लैंप हो, ठीक है, टेबल लैंप हो जिस पर आप लोग पढ़ाई करते हैं वो। उसके बाद सर्च लाइट, दो पहिया हो गए, चार पहिया हो गया, रेल का इंजन हो गया, उसमें आप लोग देखते हो जो इतनी फोकस होती है, वह सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया है। अब आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन पहला हो गया। अब दूसरा देखेंगे, किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। ठीक है, मतलब सीधा पूछ रहा है, कार्यफलन की परिभाषा आपको लिखना है। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा दे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई धातु की सतह है, उस पर इतनी प्रकाश आए, ठीक है, जो कि उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो वही प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, परिभाषा है, तो आप लोग इसको याद रखिए। फार्मूला होता है W बराबर एच न्यू। ठीक है, एच डब्ल्यू क्या है? कार्यफलन है। एच क्या है? प्लांक नियतांक। और न्यू देहली आवृत्ति है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला। तो अगला क्वेश्चन, नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए नाभिक के आकार, ठीक है, नाभिक का आकार जो होगा, देखिए आर बराबर फार्मूला होता है आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, जहाँ आर नॉट देख सकते हैं कितना आर नॉट का मान होता है, तो 1.2 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, त्रिज्या होती है। ठीक है, तो इसका देखिए आकार का ये फार्मूला है, नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच में संबंध का। तो आपको इतना लिखना था, 1 नंबर मिल जाएगा। इसमें भी आपको सिर्फ इतना लिखना था, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन ग भी हो गया। क्वेश्चन नंबर घ, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो याद रखिए किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। 1 किलोवाट में कितने होते हैं? तो याद रखिए 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका भी आंसर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, इसका आंसर आप लोग देखें क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो मान होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये आंसर है। देखिए आपको बता दें, ये अभी तक
3 सेट में सबसे आसान ये चौथा सेट ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5वां नंबर, किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाता है, आवेशित छड़ के विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिए, अगर आवेशित छड़ के निकट आप अनावेशित छड़ रख देते हैं तो उस पर विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है प्रेरण के कारण, और उसका विभव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप लोग इसका भी आंसर लिखेंगे क्या, कि अनावेशित छड़ पर प्रेरण के कारण विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे आवेशित छड़ का विभव कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन जो है खंड ब का, सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो पूछा ये भी एकदम आसान क्वेश्चन, बस आपको चित्र बनाना और बता देना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर सिर्फ इतना होगा, ये कोई सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही, तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होगी इसके चारों ओर होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं इसके चारों ओर, तो इसका ये आंसर था। तो अब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन इसमें का मैंने पूरा आपको बताया बा, अब खंड सा बताते हैं। ठीक है, धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए, हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का अब आप लोग आंसर देखेंगे, तो आप लोग पहला आंसर देखेंगे का नंबर, एकांक धारा प्रवाह से धारा मापी की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब कोई चीज़ बटे में लगा होता है तो उसे हम बोलते हैं एकांक, उससे पहले क्या शब्द जोड़ देते हैं, एकांक। तो आई क्या है, विद्युत धारा है, तो एकांक धारा से, ठीक है, एकांक धारा प्रवाह से धारा मापी में जो उत्पन्न विक्षेप होगा, ठीक है, विक्षेप क्या है, फाई, वही क्या कहलाती है, धारा सुग्राहिता। ठीक है, धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहलाती है। उसके बाद क्वेश्चन में और पूछे, हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा दीजिए, या तो यहाँ पे सी का मान बढ़ा देंगे तो धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ जाएगी। तो ये छोटे छोटे आंसर है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती परिपथों में, ठीक है, प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा के अर्थ को समझाइए। देख सकते हैं इसमें कितने क्वेश्चन आसान सभी पूछे थे, तो चलिए इसका भी आप लोग आंसर देखिए। ठीक है, तो देखिए शक्ति गुणांक क्या होता है ये आप लोग समझेंगे। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के ओमी प्रतिरोध कैपिटल आर तथा परिपथ की प्रतिबाधा कैपिटल जे के अनुपात को उसका शक्ति गुणांक कहते हैं। तो आप लोग इतना सीधा भी लिख सकते हैं, प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इतनी भी परिभाषा लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे भी क्वेश्चन पूछा था, वाटहीन धारा का अर्थ। ठीक है, तो वाटहीन धारा क्या होता है ये भी आप लोग समझ सकते हैं। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व अथवा धारिता हो, ठीक है, जब कोई अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें केवल प्रेरकत्व अथवा धारिता हो, दो में से एक चीज हो, तो धारा प्रवाहित करने पर कोई शक्ति क्षय नहीं होती। तो मतलब सीधी बात कहने का ये है कि अगर किसी में धारा प्रवाहित करें, ठीक है, लेकिन उसमें प्रेरकत्व अथवा धारिता हो, तब वहाँ पे शक्ति क्षय नहीं होगा, तो वह धारा क्या कहलाएगी, वाटहीन धारा कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए इसका ग नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ग नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग देखेंगे, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र। तो आधा क्वेश्चन ये है। इसके बाद आप लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर 3 × 10⁻⁷ साइन 0.5 × 10⁻³ x प्लस 1.5 × 10⁻11 टी वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग दैर्ध्य का मान तथा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आप लोग अब आंसर देखेंगे।
इसका सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे, ये देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये समीकरण दिया था, तो इसमें हम समीकरण एक बनाते हैं। देखिए ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी से तुलना करने पर, तो ये फार्मूला होता है। इसी प्रकार वी बराबर होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, तो आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए के का मान यहाँ पे दे रखा है। के का मान अगर आप देखें तो दिया है 0.5 गुणे 10⁻3। ठीक है, इसका फार्मूला होता है के बराबर 2π/λ। ठीक है, तो के का मान इतना दिया है। अब यहाँ पे लैम्डा का मान चाहिए, तो लैम्डा को इधर गुणा करते हैं तो ये इसके बटे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2π/0.5 गुणे 10⁻3। यहाँ से अब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 2 ऐसे ही लिखा गया। पाई का मान होता है 3.14। पाई का मान कितना होता है 3.14, और ये 10। उसके बाद देखिए ये जब घात नीचे प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दशमलव हटाएंगे तो जितने अंक दशमलव के बाद उतनी घात है। तो देखिए 2 अंक है, 1 और 2 तो 10⁻2। तो ये स्क्वायर एक कट जाएगा, यहाँ पे केवल बचेगा 10। कितना बचेगा 10, और 10 से जब इसमें गुणा करके हम भाग देंगे, ठीक है, गुणा करके 5 से भाग देंगे, इससे 50 से, तो ये आएगा 12.56 गुणे 10⁻−3। तरंग दैर्ध्य का मान देखिए ये किस में है, मीटर में। जब इसको हम बदलेंगे एमएम में तो ये आ जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो ये 10⁻−3 हट जाएगा। उसके बाद देखिए ये तरंग दैर्ध्य एक आंसर आ गया। दूसरा पूछा था यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए फार्मूला होता है C बराबर E0/B0। ठीक है, अब B0 का मान चाहिए तो इसका इधर गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा E0/C। E0/C, E0 का मान देखिए क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, E0 का मान आप देख सकते हैं, इससे तुलना करेंगे तो 3 गुणे 10⁻7। ठीक है, इसी से तुलना की जाती है। तो देखिए E0 की जगह इतना लिखा है, बाकी ये साइन के बराबर साइन है। के की जगह देखिए ये इतना दिया है, एक्स वैसे ही है। उसके बाद ओमेगा की जगह आप देख सकते हैं इतना दिया है, और टी उतना ही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर इसका हम भाग देंगे 3 × 9 3, ये कट जाएगा। और देखिए 8 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक, 1 गुणे 10⁻−15, ये देखिए ऊपर जाएगा माइनस में, 8 7 15। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालेंगे तो यहाँ पे समीकरण जो बनेगा वो BZ बराबर 1 गुणे 10⁻−15। ठीक है, देखिए B0 का मान मतलब इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे BZ बराबर B0 साइन ओमेगा। ठीक है, साइन KX प्लस ओमेगा टी, इसी प्रकार लिखेंगे तो BZ बराबर 1 गुणे 10⁻−15, फिर साइन। देखिए इसका मान जो दे रखा है 0 ठीक है, 0 दिया है, 3 गुणे 10⁻3 x और 1.5 गुणे। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये 5 होगा, यहाँ पे ये 5 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर था। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग अगला। ठीक है, इसका अब लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो को, तो इसको आप लोग देख लीजिए। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर। प्रतिचुंबकीय का मतलब ये प्रतिकर्षित होगा, अनुचुंबकीय का मतलब ये दिशा में ही होगा। ठीक, तो प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मामूली से प्रतिचुंबकित होते हैं या चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें दिशा में ही, तो इसकी आप लोग परिभाषा देख लीजिए, आसान है। तो देख सकते हैं दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मामूली का मतलब हल्का से अगर चुंबकित हो गए, प्रतिकर्षित हो गए तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे इसमें आपका आता है तांबा, सोना, चांदी, पारा। ठीक है, पारा, जल आदि,
ये क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। उसके बाद पूछा है अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है ये समझेंगे। जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, ऑक्सीजन आदि। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।